हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोटू नॉवल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 43। इस पार्ट में हम चैप्टर 91 से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और इसी चैप्टर से मोटू नॉवल का बुक 4 जिसका नाम वर्होवेंस्की है शुरू होता है। लोविन जो खुद गेस्ट रूम में रहता था क्योंकि गेस्ट रूम और उसका बाथरूम फ्रंट डोर के पास था। अगर सुबह उसे उठने में देर हो जाती है तो वो 2 मिनट में रेडी होकर निकल पाता है। इसलिए जब वो मास्टर बेडरूम में फेदू के लिए फ्रेश बेड लगा रहा था तब फेदू ने उसका गलत मतलब निकाला। अचानक लुओवेंजो की नाक में जानी पहचानी मूज यांग परफ्यूम की स्मेल आई और उसे पीछे से हग किया गया। फेदू का एक बेशरम हाथ उसके कमर पे था और दूसरा हाथ उसके गले के पास से जाकर उसके होंठों के ऊपर आ गया। फेदू की गर्म सांसें उसके कान के पास पड़ते ही लोविंजो की बॉडी में आग लग गई। उसने फेदू का रिस्ट पकड़ लिया। परेशान मत करो। फेदू को पता था कि लुओवेंजो इस परफ्यूम को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से ये मंगवा लिया था। लुओवेंजो के प्रोटेस्ट को अनसुना करके उसने उसके गर्दन के पीछे के हिस्से को लिक किया। शीजोंग, आप साधु बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? लोविंजो कांप उठा। मौके का फायदा उठाकर फेदू ने उसे बेड पर गिरा दिया। फेदू बस नहाकर ही निकला था। उसके बाल के नीचे जो पानी के बूंदे थे वो लाइट में चमक रहे थे। लोविंजो का गला कांप उठा। फेदू मुस्कुराकर बोलता है, मुझे आपके जैसे बिहेव करने वाले अच्छे लगते हैं। आपको खाने में मज़ा आएगा। हट जाओ। एक चाइनीज सॉफ्ट सेल टर्टल की तरह लोविंजो अपने अंदर के गर्मी को छुपाकर फेदू को धक्का देता है और दांत पीसते हुए बोलता है, हॉस्पिटल से निकलते ही फिर मौत को गले लगाना चाहते हो? फेदू को उसके ओपोनेंट के रेजिस्टेंस में कोई दम नहीं दिखा। वो हटा नहीं और लुओवेंजो ने भी जोर नहीं लगाया। फेदू के चेस्ट पर लुओवेंजो का हाथ इनकार नहीं इकरार जैसा लग रहा था। लोविंजो अपने हाथ से फेदू के हार्ट बीट को महसूस कर रहा था। उसने सुना था कि फेदू का हार्ट बीट कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था। इसलिए जब फेदू आईसीयू से निकला था तब लुओवेंजो अपने आप को उसके हार्ट बीट सुनने से रोक नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि उस वीक हार्ट बीट को जोरदार बनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, पर अब उसे रिग्रेट हो रहा है। फेदू लुओवेंजो के पास आ गया और उसके होंठों के कोने को टच करते हुए कहा, मैं मौत को गले लगा रहा हूँ। आपके साथ आपके बेड में मर के भी मुझे सुकून मिलेगा। लुओवेंजो मरने की बात सुनना नहीं चाहता था। वो उसे चुप कराने के लिए बोलता है, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही फेदू ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। लुओवेंजो ने अपना होश खो दिया। वो भी फेदू को किस करने लगा। उसके हाथ फेदू के पीठ पर घूमने लगे। अचानक उसने फेदू की इंजरी को टच कर दिया। फेदू उस दर्द को सहकर कुछ और हासिल करना चाहता था। उसने एक शब्द नहीं किया, पर उसकी बॉडी के रिस्पॉन्स से लुओवेंजो को होश आ गया। उसने तुरंत पासा पलट दिया और फेदू के कुछ समझने से पहले उसे फ्लफी रजाई के ऊपर प्रेस करके उसके लेफ्ट हैंड को हथकड़ी से बेड के सिराने के साथ लॉक कर दिया। फेदू ने अपना हाथ हिलाया तो हैंडकफ की आवाज़ आई। उसने हंसकर कहा, आप शुरू से ही इतना इंटेंस होना चाहते हो? लुओंजा आंखें घुमाकर अपने बालों को खींचता है, फिर फेदू को रजाई में लपट कर एक कुकुन बना देता है और फिर रजाई के ऊपर से फेदू को मारते हुए बोलता है, सो जाओ। फेदू को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया। उसने कहा, लोवेंजो, आप मुझे ऐसे सोने के लिए बोल रहे हो? लुओंजो का वो इरादा नहीं था। वो थोड़ी देर में एक ब्लो ड्रायर लेकर आ गया और जैसे लुओ युगियो को नहलाने के बाद सुखाता है वैसे ही फेदू के गीले बालों को सुखाने लगा। ब्लो ड्रायर की आवाज़ सुनकर लुओ युगियो दरवाजे के गैप से झांकता है और वो देखता है कि लुओ विंजो उस पर जो टॉर्चर करता है वही टॉर्चर किसी और के ऊपर कर रहा है। उसे लगा कि इसके बाद उसकी बारी है। वो डर कर भाग गया। बेड साइड लाइट ऑफ करके लुओवेंजो ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ। फेदू अपने फ्री हाथ से लुओ विंजो को पकड़ता है। सीजियम, मुझसे गलती हो गई है। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। लुओवेंजो एक्सप्रेशनलेसली फेदू की तरफ देखता है। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था। उसमें से आवाज़ आई, 1000 वर्ष की लोमड़ी, तुम मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहती हो? लुओ विंजो और फेदू चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर दोनों ही हंसने लगे। सॉफ्ट बिस्तर पर लेटकर फेदू को नींद आ रही थी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तो आप मुझे अपने घर क्यों लाए? लुओवेंजो बेड के साइड में चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। नहीं कर सकता? फेदू की आंखें जो बिल्कुल बंद हो रही थी अचानक खुल गई। आप तो पिछले 2 महीने से मेरी देखभाल कर रहे थे। लुओवेंजो फेदू की तरफ घूमता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा ध्यान इसलिए रख रहा था क्योंकि तुमने मुझे बचाया? और फेदू के जवाब का इंतजार ना करके गाली देते हुए उसे रजाई के ऊपर से ही मारने लगता है। लोरेंजो को कुछ याद आया तो उसने पूछा,
जब हम जेंग काइफिंग को पकड़ने जा रहे थे तब तुम जो पर्सनल सवाल पूछने वाले थे वो क्या था? फेदू सोचकर बोलता है, मैं भूल गया, कुछ और पूछ लेता हूँ, जैसे कि आपको कौन सा पोजीशन पसंद है? ये तुम्हारा सवाल नहीं था, लोरेंजो बोलता है। मुझे वो पोजीशन अच्छा लगता है जब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पाते हैं। इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक टाइम पर ये सब पता चल ही जाता है। प्रेसिडेंट फे, ऐसा दिमाग लेकर तुम बिजनेस कैसे कर लेते हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। फेदू थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, जू अंचाओ जो लड़कियों को किडनैप करके मर्डर करता था, जहाँ उन बॉडीज को फेंकता था, वो जगह गुआंगयो फांड की है। कुछ रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा था और वो सेफ बुरल साइड में बदल गया था। ये सब तो आप जानते ही हो, पर मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो आप नहीं जानते हो। उस प्रोजेक्ट में फे चेंगू को इन्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, पर उसने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ग्वांगयाओ फंड के साथ तुम्हारे डैड का कनेक्शन था? वो लोग बहुत क्लोज कोऑपरेटिव पार्टनर्स थे। फेदू ने 2 उंगली दिखाई। ये लुआवंजो का दूसरा सवाल था। कंपनी को टेक ओवर करने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। उसने गुआंगियाओ के बैनर में पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत पैसा दिया था और जिन प्रोजेक्ट्स में उन लोगों ने कोलैबोरेशन किया था, किसी में भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। लोरेंजो की आंख फड़फड़ाने लगी। मैं फे चेंगू को जानता हूँ। वो लालची, चालाक और निर्दयी था। कुछ प्रोजेक्ट्स को देखकर ही पता चलता है कि वो बकवास है। मैं नहीं मानता कि वो बार बार धोखा खा रहा था। क्या कुछ और भी है? नहीं, फेदू श्रग करता है। आपको लगता है कि एक यंग मास्टर के लिए उसके बनाए हुए कॉन्ग्लोमरेट में घुसना आसान था? कंपनी के की एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने में ही मुझे 2 साल लग गए थे। फिर उन्हें नहीं बताया कि उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा था। वो कोनी के सपोर्ट से उठता है। अब मेरी बारी है। क्या आप? लुआवंजो ने उसके होठों के सामने उंगली रख दी। तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए? एक और मौका खो मत देना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं उस दिन हमने जो बात की थी वो सब बातें रिपीट कर सकता हूँ। पहली बार मुझसे बात करने के लिए एक अच्छा ओपोनेंट मिला है। लुआवंजो उसकी आंखों में देखता है। उसे लगा था कि जब फेदू उससे इन्फॉर्मेशन देने के बदले डील कर रहा था तब वो कोई जोक नहीं था। वो सवाल पूछना चाहता था, पर उसी टाइम जेंग काइफिंग का ट्रक आ गया था। अगर उसे कोई जोक करना होता तो उसके लिए उसके पास टाइम था। उसका सवाल कुछ सीरियस था जिसे वो उस हाल में पूछ नहीं पाया था। उसने कहा, ठीक है, कल पूछ लेना। मुझे पूछना था। फेदू जल्दी से बोल उठा। फिर वो हेजिटेट करते हुए हंसता है। ये एक सिली सवाल है। मैं भूल भी गया था। आपने कहा था कि आप वैसे इंसान नहीं हो जो किसी से कन्फेस करने के तुरंत बाद उस पर शक करेगा। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब कन्फेस किया और मुझे पता क्यों नहीं चला? तुम्हें पता नहीं चला? लुओवेंजो आईब्रोज उठाता है। मैंने घुमा फिरा कर तो नहीं कहा था। तुम तो बिना बताए सब समझ जाते हो। तुम्हें कैसे समझ नहीं आया? क्या तुम ना समझने का नाटक कर रहे हो? लुओवेंजो आहें भरते हुए फेदू के चीन को छूता है। अब तुम बोलोगे कि तुम्हें यह भी नहीं पता है कि क्यों उस दिन मेरी माँ तुम्हारे लिए खाना ले गई थी? फेदू ने कुछ नहीं कहा। लुओवेंजो ने उसके चीन को ऊपर उठाया। और आज तुम बस मेरे साथ सोने के लिए आए हो। तुम्हें मेरे साथ रुकना नहीं है ना? फेदू की बोलती बंद हो चुकी थी। वो लुओवेंजो को प्रोवोक कर रहा था, पर जब लुओवेंजो ने उसे अपनाना चाहा तब वो भाग जाना चाहता था। पर शायद वो सच में भागना नहीं चाहता था। वो बस डर कर एक ही जगह पर खड़ा रह गया। लुओवेंजो हंस उठा और फिर एक और रजाई ले आया। उसने फेदू के हैंडकप में थोड़ा सा कॉटन लगा दिया और लाइट ऑफ करके कहा, अगर तुम्हें रात को बाथरूम जाना हो तो मुझे उठा देना, मैं हैंडकप खोल दूंगा। पिछले 2 महीनों में फेदू ने बहुत सो लिया है। आज सॉफ्ट पिलो में उसे नींद तो आ गई थी, पर अपने मेंटल और इमोशनल टर्मोइल की वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। लेकिन उसके टर्मोइल का रीजन आराम से सो रहा था। फेदू आंखें बंद करके सोचता रहा। वो अपने मकसद के बारे में सोच रहा था। उसे आगे क्या करना है। उसने लुओवेंजो को कितना बताया और कितना नहीं, और भी बहुत कुछ। जेंग काइफेंग के ट्रक का बॉम्ब फेदू को जिंदगी और मौत के बीच ले आया था, और उस हादसे ने उसके प्लान्स को भी खराब कर दिया था। वो हॉस्पिटल में था तो पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट का कॉन्टैक्ट पर्सन भी बदल गया था। नया आदमी सिर्फ फाइल्स लेने के लिए ही सिटी ब्यूरो जाता था। सिटी ब्यूरो भी जो फैमिली के केस में बिजी था, तो पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ रहा था। जोकलैंड का केस शुरू होते ही लोगों ने अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखाना शुरू कर दिया था। आखिर में कुछ लोगों की मौत से बहुत कुछ छुपा रह गया। सिटी ब्यूरो ने भी केस को क्लोज कर दिया है, पर कुछ लोगों का अपना अपना शक तो रह ही गया होगा।
फेदू के लिए ये इतनी बुरी बात नहीं है, पर अब जब पब्लिक अथॉरिटीज़ भी नज़र रख रही है, तब उसके लिए अपने पुराने प्लान से उन सबको धो देना बहुत मुश्किल होगा। और फिर लुओवेंजो भी तो है। उसके बाकी सारे प्लान्स तो लॉन्ग टर्म है, पर ये वाला मैटर तो अर्जेंट है। आज तो वो उसके घर रुक गया, पर कल क्या उसे यहाँ रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए? कम उम्र में ही फेदू अकेले रहना सीख गया था और बाद में वो इधर उधर मुंह मारता रहा। पर एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप क्या होता है, ये तो किसी ने उसे सिखाया ही नहीं। अपने अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो रेस्टलेस था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों वो उस हैंडकफ को खोलकर नंगे पांव खिड़की से कूदकर भाग नहीं गया। फेदू के बॉडी के ऊंट्स में दर्द होने से वो और सोच नहीं पाया। रजाई को थोड़ा सा हटाकर वो लंबी और गहरी सांस लेने लगा, जिससे धीरे धीरे उसे नींद आ गई। अनफॉर्चुनेटली लुओवेंजो ने फिर से उसकी नींद खराब कर दी। उसे लगा कि शायद फेदू ठीक से सो नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसके हाथ का हैंडकफ खोल दिया और उस मेटालिक आवाज़ से फेदू की नींद पूरी तरह टूट गई। लुओवेंजो की हमदर्दी से फेदू के तो आंखों में पानी आ गया। लुओंजो को भी शायद समझ आया कि उसने ज़्यादा ही आवाज़ कर दिया है। वो चुपचाप फेदू को देखने लगा। फेदू आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। फेदू को जी भर के देखने के बाद लुओवेंजो फिर से लेट गया। थोड़ी देर में उसने हिलना बंद कर दिया। फेदू ने चैन की सांस ली। किसी के साथ एक बेड में सोने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर कुछ एक्सरसाइज करने को मिलता तो अब तक नींद आ गई होती, पर पास अगर लुओवेंजो के जैसा कोई हो तो नींद आना तो मुश्किल ही है। लुओंजो फिर से हिलने लगा। फेदू का मन हो रहा था कि वो सर पर हथौड़ा मारकर लुओंजो को सुला दे और फिर अपने सर पर भी हथौड़ा मार ले। लुओवेंजो को तो पता ही नहीं था कि वो फेदू को डिस्टर्ब कर रहा है। वो अपनी बॉडी का ऊपर का हिस्सा उठाकर फेदू के चेहरे को देखने लगा। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने फेदू को हल्के से किस किया और फिर उसे अपने बाहों में भर लिया। वो ये सब फेदू के सोने के बाद ही कर पाता है, नहीं तो वो बदतमीज लड़का उसका फ़ायदा उठाने लगता है। फेदू चुपचाप लुओंजो को अपनी मनमानी करने देता है। लुओंजो की सांसों की आवाज़ उसके कान के नीचे थी और उसका चेस्ट का फॉलिंग और राइजिंग भी उसके पीठ पर महसूस हो रहा था। एक रजाई साइड में पड़ा था। बेड में ज़्यादा जगह भी नहीं थी। फेदू हेल्पलेसली सोचता है, जाने दो। जल्द ही उसे अच्छी नींद आ गई। पूरी रात अच्छे से सोने के बाद अचानक डर से उसकी आंखें खुल गई। सुबह 6 बजे घर का मालिक नींद से उठा तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वो पूंछ हिलाते हुए मास्टर बेडरूम में जा पहुंचा। बेड के चारों तरफ घूमने के बाद वो कूद कर बेड पर चढ़ गया। फेदू का हाथ रजाई से बाहर है देखकर वो उसे सूंघने लगा। नींद में फेदू ने महसूस किया कि एक फर का बॉल उसके हाथ में टच हो रहा है। उसने सबकॉन्शियसली हाथ बढ़ाया तो एक सॉफ्ट वार्म लिविंग क्रिएचर उसके हाथ लगा। वो चौंक कर जाग गया और उठकर बैठ गया। उसके आंखों के प्यूपल्स छोटे हो गए और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके हाथ पैर नम हो गए और उसके गले में एक इमेजिनरी मेटल रिंग टाइट हो गया। उसकी सांसें रुक गई। लुओ यीगुओ फेदू की स्मेल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, पर फेदू के अचानक उठकर बैठ जाने की वजह से वो पीछे कूद गया और बेड से गिर गया। एक डरा हुआ इंसान और एक डरा हुआ बिलाव एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लुआवेंजल नींद में फेदू के कमर में एक चाटा लगाकर उसे अपने पास खींच लेता है। क्या कर रहे हो? अभी भी अंधेरा है। फेदू सदमे से निकल आया। वो फिर से सांस लेने लगा। लुओ यीगुओ बेड साइड चेयर के नीचे छुप गया था। उसका सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था। थोड़ी देर उसकी तरफ देखकर फेदू धीरे से लुओवेंजो का हाथ हटाता है और चुपचाप बेड से उतरकर रूम से निकल जाता है। लुओ ईगो डर कर उसकी तरफ देखता है। उसे लगा कि उस बुरे आदमी ने उसके स्लेब को मार दिया होगा। वो जल्दी से जाकर चेक करता है। 2-3 बार लुओवेंजो के आसपास घूमकर जब वो श्योर होता है कि वो सांस ले रहा है, तब वो रूम से बाहर का सिचुएशन देखने जाता है। पर दुश्मन तो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। लुओ यीगुओ उसके पास नहीं गया। वो दूर रहकर अपनी पूंछ से खेलने लगा। जब उसने रियलाइज़ किया कि फेदू उसे देख रहा है, तब वो स्टैचू बन गया। फेदू को अभी भी याद है लुओ युगियो 7 साल पहले कैसा दिखता था। तब वो बस एक लड़खड़ाता हुआ किटन था। उसका चेहरा उसकी बॉडी से बड़ा था और वो एक कंफ्यूज्ड सा बच्चा था। तारा ने जब उसे वो किटन दिया था तब फेदू बेमन से उसे घर ले गया था। रोज खाना और पानी देकर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता था, पर कैट्स तो क्लिंगी होते हैं। फेदू उसे इग्नोर करता था, पर वो रो धोकर फेदू से अटेंशन मांगता था और उसे कडल करना चाहता था। इतना शोर शराबा फेदू को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उस छोटे से किटन ने उसका पैंट पकड़ लिया और फिर फ्लोर पर गिरकर अटेंशन मांगने लगा। फेदू उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि वो उसे किसके हवाले करे और तभी फेई चेंगू आ गया।
जैसे ही उसे डोर पर चाबी की आवाज़ सुनाई दी, उसने जल्दी से उस कैट का गला दबाकर उसे ड्रॉयर में डाल दिया और फिर एक बुक लेकर स्टडी से निकल आया। फिर चिंगू को कैट फूड और लिटर बॉक्स दिख गया। लकीली फेदू ने बस तभी लिटर बॉक्स को साफ किया था और खाना भी नहीं डाला था। कौन सा पेट रखा है तुमने? एक बिल्ली, फेदू ने कैजुअली कहा। उस बिजी बॉडी पुलिस ऑफिसर ने दिया था। फेई चेंगयू बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता है। वो छोटा सा पुलिस ऑफिसर बच्चों को खुश करना जानता है। कहाँ है वो कैट? दिखाओ मुझे। फेदू कोल्डली हंसता है और अपने हाथ आगे करता है। उसके हाथ में खून लगे कैट हेयर थे। ये रहा, उसने कहा। फेई चेंगयू ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने फेदू से कहा कि उसे एक वैसा ही कैट खरीदकर उस पुलिस ऑफिसर को वापस कर देना चाहिए। उससे उस पुलिस ऑफिसर से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और ज़रूरत के टाइम वो पुलिस ऑफिसर उसके काम आएगा। फेदू गर्दन झुकाकर उसका लेक्चर सुनता रहा और अपने हाथ से कैट हेयर साफ करने लगा। अपने फेवरेट प्रोजेक्ट फेदू को देखकर फे चिंगू खुश होकर चला गया। वो फेदू का पहला विद्रोह था, उसका पहला धोखा। पहली बार उसे पता चला कि कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। एक राक्षस को भी उसका खुद का ओवर कॉन्फिडेंस धोखा दे सकता है। वो छोटा सा किटन अब इतना बड़ा एक कैट बन गया है और कितना बदल गया है। फेदू को समझ आया कि उसकी तरफ देखते रहने से वो कैट डर रहा है। वो नजरें हटा लेता है और उसके बाउल में कैट फूड डाल देता है। लुओवेंदो 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलता है। रोज 8:10 पर नींद से उठकर वो एक बैटल लड़कर 20 मिनट में रेडी हो जाता है। पर आज उसकी नींद 8 बजने से पहले ही खुल गई थी। उसने हाथ बढ़ाया तो उसे खाली बेड ही मिला। बेड के खाली हिस्से को ठंडा देखकर वो डर गया और जल्दी से बेडरूम से निकल गया। फेदू को बालकनी में कॉफ़ी पीते देख उसने चैन की सांस ली। डाइनिंग टेबल पर गरम सैंडविच और एक कप कॉफ़ी रखा हुआ था। ज़रूर फेदू बाहर जाकर वो ले आया होगा। कैट बाउल में अभी बचा हुआ खाना था। लो यीगुओ खा पीकर अपना पाँव चाट रहा था। उसने लो वेंजो को भाव नहीं दिया। इतनी जल्दी मुझे भूल गया, लुओवेंजो ने विस्पर किया। फिर फेदू के पास जाकर उसकी कॉफ़ी छीनते हुए उसने कहा, किसने तुम्हें कॉफ़ी पीने के लिए कहा? किचन में जाओ, लेफ्ट साइड के कैबिनेट में दूध है। आप लेट हो जाओगे, फेदू ने कहा। जवाब में लुओवेंजो ने कुछ नहीं कहा। उसने फेदू को दिखाया कि तूफानी आदमी किसे कहते हैं। पर जब वो रेडी हो गया तब उसने देखा कि फेदू ने भी अच्छे कपड़े पहन लिया था। आज कहाँ जा रहे हो? लुओवेंजो का सवाल सुनकर फेदू एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ दूध का ग्लास नीचे रखता है। लुओवेंजो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के जैसा फील कर रहा था, जो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हो। उसका ब्रेकफास्ट उसके गले में फंस गया था। उसे डर था कि फेदू बोलेगा, मैंने इस बारे में सोचा, मुझे चले जाना चाहिए। फेदू ने कहा, आपके पास एक एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट नहीं है ना? लुओवेंजो का दिल, जो उसके सीने से निकल जाने वाला था, वापस अपनी जगह पर चला गया। वो इतना खुश था कि वो उसे छुपा नहीं पा रहा था। फेदू उसका एक्सप्रेशन देखकर सोच रहा था कि शायद उस फालतू अपार्टमेंट में एक्स्ट्रा पार्किंग है। पर लुओवेंजो ने हंसकर कहा, तुमने ठीक कहा, नहीं है। फेदू समझ नहीं पाया कि उसमें खुश होने वाली क्या बात है। लुओवेंजो खाना फिनिश करके अपनी कीज फेदू की तरफ फेंकता है। उसने पूछा भी नहीं कि फेदू कहाँ जा रहा है। उसने कहा, कुछ दिन मेरी कार यूज़ कर लो। मैं इस वीकेंड में तुम्हारे लिए एक पार्किंग स्पॉट का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। और सुनो, तुम अपने इम्पेरियल हैरम को यहाँ मत ले आना। आप क्या करोगे? लुओवेंजो हाथ हिलाकर बेसमेंट में चला गया और एक बड़ी सी साइकिल ले आया। फिर तेज़ी से उसे चलाते हुए सिटी बुरो की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।